नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे जो मुंबई से आ रही है, जहां सैफ अली खान के मामले पर उस पर हमला करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सैफ अली खान पर चाकू से हमला करने वाला शख्स गिरफ्तार हो चुका है। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार सुर्खियों में बने हुए सैफ अली खान, क्योंकि उनके ऊपर हमला हुआ था और उन पर हमला करने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है। सैफ अली खान के घर घुसने वाला यह जो आरोपी था वह बांग्लादेशी निकला है। हमलावर डकैती करने की नीयत से पहुंचा था। आधी रात को सैफ अली खान के घर वह पहुंचा। सैफ के घर यह जो हमलावर पहुंचा है उसका नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। यह बांग्लादेशी बताया जा रहा है। सैफ अली खान के ऊपर इसने हमला किया था। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के बांद्रा स्थित घर में एक चोर 16 जनवरी को घुसाया था। चोर से लड़ते हुए सैफ अली खान घायल हो गए थे। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रविवार को एक मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए मुंबई पुलिस ने कहा कि सैफ पर हमला करने के मामले में गिरफ्तार आरोपी संभवतः बांग्लादेशी नागरिक है। उसके पास से बरामद हुए सामान इस ओर इशारा कर रहे हैं। डीसीपी जोन 9 दीक्षित गेदाम ने कहा कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद के रूप में हुई है। वह 30 साल का है। वह अभिनेता सैफ अली खान के घर में डकैती के इरादे से घुसा था। तो मुंबई में सैफ अली खान के घर पर हमला करने वाले आरोपी को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और यह बताया जा रहा है कि वह बांग्लादेशी नागरिक हो सकता है और वह डकैती करने के इरादे से सैफ अली खान के घर पर घुसा था। आधी रात के आसपास उससे बाद में सैफ अली खान के घर पर यह हमला हुआ था। सैफ अली खान उससे भिड़ गए थे और इसके चलते कई बार चाकू से उनके ऊपर वार किया गया। लेकिन सैफ अली खान को नज़दीकी अस्पताल लीलावती अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया गया और वो खतरे से बाहर हो गए। लेकिन उसके बाद से ही मुंबई पुलिस के लिए सबसे बड़ी जो उसके सामने टास्क थी वो इस हमलावर को गिरफ्तार करना था। लगातार मुंबई पुलिस कई टीमें बना करके इसको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सैफ अली खान पर हमला जिसने किया था वह आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही अब उसने ऐसा क्यों किया, उसका और कोई एजेंडा था, क्या कुछ उसकी मंशा थी, इन सब के विषय पर पुलिस उससे लगातार बातचीत कर रही है, जांच कर रही है, यह जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर ऐसा उसने क्यों किया। हमारे साथ हमारे संवाददाता सरबजीत सोनी लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सीधे उनका रुख करेंगे। सरबजीत, लगातार हाई प्रोफाइल मामला मुंबई के पॉश इलाके में, वह भी एक स्टार बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के ऊपर हमला, और लगातार पुलिस की तरफ से यह कोशिश की आखिरकार उस हमलावर को गिरफ्तार किया जाए। काफी वक्त भी लगा। ऐसे में कहां चुनौती रही उसको गिरफ्तार करने में जो इतना वक्त लगा, और अब जब वह गिरफ्तार हो चुका है तो क्या कुछ खुलासे सामने आए हैं? इस पूरी प्रक्रिया के बारे में बताइए। जिस तरह से सैफ अली खान के घर पे जो हमला करने के बाद आरोपी 3 दिन से फरार था। 3 दिन से 35 से अधिक टीमें उनकी तलाश में जुटी हुई थी। आरोपी की तलाश की जा रही थी। 4 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए थे, जिसमें बांद्रा से जो आरोपी है फिर वो दादर पहुंचा था। दादर में एक हेडफोन उसने खरीदा था, वहां की दुकान की फुटेज में आया था। जिसके बाद उसने ट्रेन के माध्यम से थाने पहुंचा था। थाने के वहां से गिरफ्तार किया गया है देर रात। वहां पे लेबर की बस्तियां हैं, वहां से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, ट्रेस करते हुए गिरफ्तार किया गया है। जब वहां पे जब आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पता चला कि वो लेबर कैंप में जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था, वहां पे काम छोड़ने के बाद हाउसकीपिंग का काम किया उसने। हाउसकीपिंग के काम करने के बाद जो है सैफ अली घर तक पहुंचा था। ऐसे जो कड़ी जोड़ी जा रही है। हालांकि जब आरोपी गिरफ्तार किया है उसके पास कोई भी भारतीय दस्तावेज नहीं है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। उस पूरे मामले की जांच की जा रही है। आरोपी बांग्लादेश का है, ये भी संदिग्ध बताया जा रहा है। उस पर मामले की जांच की जा रही है। कौन इसको सहयोग किया था, भारत में कैसे एंट्री किया। 5 से 6 महीने पहले वो मुंबई आया था। काम नहीं था ऐसा बताया जा रहा है। काम के सिलसिले में वो अलग अलग जो है कंपनियों से जुड़ा। हालांकि जिस कंपनी हाउस कीपिंग कंपनी ने उसे काम दिया है, क्या उसने इसका दस्तावेज चेक नहीं किया, इस मामले पे हाउस कीपिंग कंपनी से भी कांटेक्ट की जा रही है। जो मुंबई पुलिस की जो टीम है उसमें उन्हें भी जांच कर रही है कि और कितने लोग इसमें सहयोग किया गया था।
पूरे मामले की जांच की जा रही है। आज उसको फिर से जो है गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, जिसमें रिमांड मांगा जाएगा। रिमांड में देखा जाएगा कि जो बांग्लादेश से भारत कैसे आया, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे और कितने जो है इसमें जो किस मकसद से यहाँ पहुंचा था, और जो जिस तरह से वार किया गया था उस मामले को लेकर पुलिस पूरी तरह से रिमांड की मांग करेगी। रिमांड के बाद देखना है कि इस आरोपी के बाद और कितने जो है लोग इससे जुड़े हुए हैं। और सरजीत, उसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल भी है, क्या पुलिस अभी तक ये जानने में सफल हो पाई है कि आखिरकार सिर्फ उसका चोरी या डकैती उसकी मंशा थी या कुछ और इरादा था? क्या अभी इसके बारे में कुछ भी उसने बताया या अभी ये बहुत इट इज टू अर्ली टू से? जिस तरह से पुलिस ने जब उसे हिरासत में लिया तो पूछताछ किया गया था। हालांकि उसने पूछताछ में ही अपना जो गुनाह है वो कबूल कर लिया, जिसमें बताया कि वहां पहुंचा था, जिसके बाद उसे नहीं पता था कि वो घर सैफ अली खान का है। जिस तरह से वहां पे फिर जो उसके ऊपर जब हमला किया गया तो उसने भी वार किया गया। चोरी के पकड़े जाने के डर से उसने वार किया, ऐसी बात कबूली जा रही है। हालांकि जब कस्टोडियल जब इंट्रोगेशन किया जाएगा तो देखना है कि क्या नए जो है पुलिस के पूछे गए सवालों पे क्या जवाब दे पाता है या नहीं, और इसमें कितने लोग शामिल हैं इसकी भी जांच की जाएगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद सरजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर बिहार की सियासत से जुड़ी हुई आ रही है और नीतीश कुमार से जुड़ी हुई, जहां नीतीश कुमार अब एक नौकरी वाला बजट लाएंगे। बजट में 6 लाख वैकेंसी लाने की तैयारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार से जुड़ी हुई, जहां नीतीश कुमार नौकरी वाला बजट लेकर सामने आने वाले हैं। बजट में 34 लाख रोजगार देने का लक्ष्य है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। वर्ष 2005 में सत्ता संभालते ही नीतीश कुमार ने सुशासन का राज कायम किया। इसके साथ ही युवाओं के रोजगार पर भी विशेष ध्यान दिया। वर्ष 2005 से लेकर वर्ष 2020 तक 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी गई। इसके बाद फिर साल 2020 में 7 निश्चय 2 के प्रोग्राम के तहत युवाओं को ध्यान में रखते हुए रोजगार के लिए और प्रयास किए गए। सरकार मिशन मोड में 12 लाख सरकारी नौकरी देने तथा 34 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य इस पर काम कर रही है। इसके तहत 9,06,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। सुशासन के कार्यक्रम 2020 से 25 के अंतर्गत 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत मुख्यमंत्री ने 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया था। अब तक 9,06,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। शेष पदों पर बहाली की प्रक्रिया जारी है। नियुक्ति करने वाले विभिन्न आयोगों को 2,11,000 नई नियुक्ति के लिए अधियाचना भेजी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त अगले 1 महीने में 2,34,000 रिक्तियों की अधियाचना विभिन्न आयोगों को भेजी जाएगी। साथ ही आगामी वर्ष में नियुक्ति हेतु 72,000 और रिक्तियां होने का अनुमान है, जिसकी अधियाचना अगले वर्ष भेजी जाएगी। इस प्रकार मुख्यमंत्री के 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत 10 लाख सरकारी नौकरी देने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उसे पार करते हुए वर्ष 2024-25 तक 12 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। और एक और बड़ी खबर पंजाब से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, जहां पंजाब के किसानों से जुड़ी यह खबर है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन लगातार जारी है। जगजीत सिंह डल्लेवाल मेडिकल हेल्प लेने को राजी हो गए हैं। केंद्र के फैसले से किसान नेता डल्लेवाल खुश हैं। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसानों से जुड़ी हुई, पंजाब के जो आंदोलनरत किसान हैं और उनमें भी मुख्यतः जगजीत सिंह डल्लेवाल से जुड़ी हुई, जहां वह केंद्र के फैसले से खुश हैं और अब वह मेडिकल हेल्प लेने के लिए राजी हो चुके हैं, ऐसा बताया जा रहा है। किसान नेताओं ने डल्लेवाल से मदद लेने की अपील की थी। केंद्र सरकार 14 फरवरी को चंडीगढ़ में पंजाब के प्रदर्शनकारी किसानों के साथ बैठक करेगी, जिसमें उनकी मांगों पर चर्चा की जाएगी। केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। प्रदर्शनकारी किसान फसलों के लिए एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। प्रस्तावित बैठक की घोषणा के बाद किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल चिकित्सा सहायता लेने पर सहमत हो गए। डल्लेवाल का आमरण अनशन शनिवार को 54वें दिन में प्रवेश कर गया। किसान नेता सुखजीत सिंह हरदोझंडे ने कहा कि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर कानूनी गारंटी दिए जाने तक डल्लेवाल अपना अनशन समाप्त नहीं करेंगे।
इससे पहले संयुक्त सचिव प्रियरंजन के नेतृत्व में केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से मुलाकात की और संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। और इस बीच इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेने के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता विपिन ओंकारा का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे बातचीत करेंगे। विपिन, तो आखिरकार एक बहुत बड़ी, जिसको बोलते हैं सरकार के तरफ से इसे एक पहल की जीत को तरफ देखा जाएगा, जिसमें जगजीत सिंह डल्लेवाल अब अपने मेडिकल हेल्प लेने के लिए वह राजी हो गए हैं। लगातार 54वें दिन से आमरण अनशन पर हैं। ऐसे में आगे की प्रक्रिया क्या कुछ रहने वाली है? केंद्र सरकार ने क्या कुछ आश्वासन दिया है जिसके चलते कम से कम डल्लेवाल प्रभावित हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिस तरह से किसानों का जो आंदोलन बहुत लंबे समय से चल रहा था और किसान मांग कर रहे थे कि लगातार केंद्र सरकार हमारे साथ कोई संपर्क करे, तो 54 दिन हो गए थे डल्लेवाल को बंद पे, जबकि डॉक्टरों ने उनकी स्थिति बहुत नाजुक बता दी थी। तो केंद्र सरकार की ओर से भी लगातार प्रयास किए जा रहे थे कि कैसे ना कैसे इनका बल जो छुड़ाया जाए और इनका मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू किया जाए। लेकिन किसान यही डिमांड करते थे कि जब डल्लेवाल साहब को केंद्र सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये सेहत के लिए किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो केंद्र सरकार को क्यों नहीं फटकार लगाती कि वो किसानों की बात सुने। अब जो है कल जो है प्रियरंजन जी द्वारा जो है किसानों के साथ बातचीत की गई है और 14 फरवरी का दिन फिक्स किया गया है कि जो 14 फरवरी को केंद्र के मंत्री, पंजाब के मंत्री और किसान जो है वो मीटिंग करेंगे चंडीगढ़ में, और उसके बाद जो है इनकी मांगों के ऊपर जो है विचार विमर्श किया जाएगा। वही केंद्र सरकार और किसानों के आग्रह पर जो है डल्लेवाल का जो बीती रात जो है ट्रीटमेंट डॉक्टरों ने शुरू कर दिया है और उनको ट्रीटमेंट जो चालू कर दिया गया और उनकी सेहत ज्यादा जरूरी थी, इसलिए ये किया जा रहा था कि केंद्र सरकार भी चिंतित थी सेहत के लिए और सुप्रीम कोर्ट भी काफी चिंतित था। लेकिन किसान इस जिद पर थे कि उनकी मांगे जब तक पूरी नहीं होती है तब तक वो ऐसे ही अनशन पर रहेंगे। पर अभी भी डल्लेवाल साहब का यही कहना है कि वो अनशन पर तो रहेंगे, भले ही उनका जो है ट्रीटमेंट शुरू हो गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विपिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से तमाम जानकारी देने के लिए। और अब हम बात करेंगे महाकुंभ से जुड़ी हुई खबरों की। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ आएंगे। संगम क्षेत्र में की जा रही तैयारियों का वह जायजा लेंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं प्रयागराज से जुड़ी हुई, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगम क्षेत्र की तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रयागराज आएंगे। कुंभ मेले में वो साधु संतों से मुलाकात भी करेंगे। साधु संतों से मुलाकात कर उनके सुझावों को भी वह सुनेंगे। महाकुंभ में होने वाली कैबिनेट बैठक में भी सीएम शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचेंगे। उनके दौरे का मुख्य उद्देश्य मौनी अमावस्या के अवसर पर संगम क्षेत्र में की जा रही तैयारियों का जायजा लेना है। मुख्यमंत्री इस दौरान साधु संतों से मुलाकात करेंगे और उनकी आवश्यकताओं और सुझावों को भी समझेंगे। इसके साथ ही अफसरों ने पहले ही मौनी अमावस्या की तैयारियों की समीक्षा कर ली है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। और हमारे साथ हमारे संवाददाता आलोक सिंह जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। आलोक, तो यह महाकुंभ की तैयारियों से जुड़ी हुई बातों को समझने के लिए, जानने के लिए और मौनी अमावस्या पर खासकर फोकस करते हुए मुख्यमंत्री प्रयागराज पहुंचेंगे। ऐसे में किन किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है और क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है? और कैबिनेट की भी बैठक एक अहम होने वाली है। आनंद।
जो सरकार का आकलन है कि 8 से 10 करोड़ लोग इस स्नान में शामिल हो सकते हैं, इसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है। समीक्षा बैठक करेंगे, जो तैयारियों को लेकर जो तमाम आला अधिकारी हैं उनके साथ बैठक होगी, क्योंकि ये सबसे बड़ा स्नान होने जा रहा है और 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आगमन का एस्टिमेट लगाया गया सरकार की तरफ से, इतने लोग हो सकते हैं। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार नजर रखे हुए हैं महाकुंभ के सफल आयोजन को लेकर। और अब तक जो महाकुंभ हुआ है कुणाल, वो सफल रहा है, अब तक ठीक तरह से महाकुंभ चला है। और चूंकि मौनिया अमावस्या का बड़ा स्नान होने जा रहा है, इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज समीक्षा बैठक करने के लिए शहर में है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आनंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। प्रयागराज महाकुंभ का श्रृंगार है। यहाँ सेक्टर 20 में मौजूद सनातन धर्म के ध्वजवाहक 13 अखाड़े। महाकुंभ नगर में जन आस्था के केंद्र इन अखाड़ों के नागा सन्यासियों की फौज में नई भर्ती का सिलसिला शुरू हो गया है। गंगा के तट पर श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े के अवधूतों को नागा दीक्षा की प्रक्रिया शुरू हो गई। सन्यासी अखाड़ों में सबसे अधिक नागा सन्यासियों वाला अखाड़ा है श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा, जिसमें निरंतर नागाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके विस्तार की प्रक्रिया शनिवार से शुरू हो गई। भगवान शिव के दिगंबर भक्त नागा सन्यासी महाकुंभ में सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हैं और यही वजह है कि शायद महाकुंभ में सबसे अधिक जन आस्था का सैलाब जूना अखाड़े के शिविर में दिखता है। अखाड़ों की छावनी की जगह सेक्टर 20 में गंगा का तट इन नागा सन्यासियों की उस परंपरा का साक्षी बना जिसका इंतजार हर 12 साल में अखाड़ों के अवधूत करते हैं। पंचदशनाम जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय मंत्री श्री महंत चैतन्य पुरी ने बताया कि शनिवार को नागा दीक्षा की शुरुआत हो गई। पहले चरण में 1500 से अधिक अवधूत को नागा सन्यासियों की शिक्षा और दीक्षा दी जा रही है। महाकुंभ में अरैल स्थित संस्कृति विभाग के यमुना पंडाल यानी रानी दुर्गावती पंडाल में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की झलक दिख रही है। संस्कृति के संगम में तीसरे दिन भजन गायक अंजुल शर्मा उज्जैन और शास्त्रीय गायिका डॉक्टर सुभद्रा देसाई दिल्ली ने समा बांधा। उनके मंच पर आते ही मौजूद श्रोताओं ने जोरदार तालियों से स्वागत किया। उन्होंने श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम सहित दादरा ठुमरी की प्रस्तुति की, सबका दिल जीत। वहीं शास्त्रीय गायक ऋषि मिश्रा की सुरमई आवाज में रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे मारे नजरिया सवरिया रे का जादू हर किसी को दीवाना कर दिया। इस दौरान कई लोग कुर्सियों को छोड़कर नाचते भी नजर आए। अंबेडकर नगर से आई लोक गायिका प्रियंका के डमडम डमरू बजावे ला हमार जोगिया पर श्रोताओं ने तालियों से जुगलबंदी की। देर रात तक चले कार्यक्रम में आसाम से आई विनीता द्विवेदी ने कठपुतली नृत्य से संपूर्ण रामायण दिखाया, तो हमीरपुर से आए चंद्रभान ने आल्हा गायन, बंगलोर से आए रथीश बाबू ने भरतनाट्यम, प्रिया त्रिपाठी ने लोक गायन, प्रियंका चौहान ने लोकगीत, संचिता चौधरी को नृत्य करते हुए देखा गया। नृत्य नाटिका में डॉक्टर रूपा सिंह ने कथक से दर्शकों को जोड़ा। उत्तर प्रदेश लोक और जनजाति संस्कृति संस्थान लखनऊ के निदेशक और अपर नगर आयुक्त दीपेंद्र यादव ने भी सभी कलाकारों को अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट किया। मंच संचालन अभिजीत मिश्रा ने किया। और अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। सोनभद्र में एनटीपीसी रिहंद परियोजना प्रबंधन की सराहनीय पहल का असर शुरू हो गया है। आज सुबह प्रबंधन के अधिकारी प्रशासनिक भवन के सामने वाली सड़क पर कोई यमराज तो कोई चित्रगुप्त की वेशभूषा में सड़क पर खड़े होकर बाइक चालकों को हेलमेट और 4 पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाने की नसीहत देते हुए नजर आए।
वहीं बात करें तो अब एनटीपीसी प्रबंधन सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए एनटीपीसी रिहंद प्रबंधन के अधिकारियों की इस पहल काफी सराही जा रही है। बताया जा रहा है कि बगैर हेलमेट और सीट बेल्ट के परियोजना के आवासीय परिसर में वाहन चलाने पर रोक लगा दी गई है। यही कारण है कि पहले दिन से ही लोग हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करना शुरू कर दिए हैं। इस जागरूकता टीम में संदीप मौर्य, कन्हैया MS पॉल, कुलदीप चौधरी के अलावा सिक्योरिटी के इंचार्ज विनोद द्विवेदी समेत अन्य सुरक्षाकर्मी मौजूद रहे। वहीं बताते चले कि जिलाधिकारी सोनभद्र BN सिंह ने अपने सख्त निर्देश में 4 दिन पहले ही उन्होंने कहा कि बगैर सीट बेल्ट और बगैर हेलमेट के किसी को भी डीजल और पेट्रोल न दे। इससे आए दिन दुर्घटनाओं पर जो हो रही है उसे अंकुश लगाया जा सकेगा। इसी क्रम में एनटीपीसी प्रबंधन के द्वारा भी एनटीपीसी के आवासीय परिसर में आने जाने वाले लोगों को जागरूक करने के लिए यमराज और चित्रगुप्त का रूप धारण कर लोगों को जागरूक किया गया। यूपी के कौशाम्बी जिले में 413 GS लैंड पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है। सर्वे और सत्यापन के बाद सभी तहसीलों से आई रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद डीएम ने शासन को रिपोर्ट भेज दी है। डीएम मधुसूदन हलगी ने बताया कि जिले में 93 हेक्टेयर की 413 जमीनों पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है। ज्यादातर हिस्सों में ईदगाह, कब्रिस्तान, दरगाह और करबला आदि बना हुआ है। मामले की रिपोर्ट शासन को भेजी गई है, जबकि यह जमीन सरकारी है। राजस्व अभिलेखों में GS लैंड दर्ज है। शासन से अनुमति मिलने के बाद आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड के कब्जे में चायल तहसील में सबसे अधिक 44 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा मिला है। मंझनपुर तहसील में सबसे कम 23। यूपी के हमीरपुर जिले में वन विभाग की नर्सरी में बच्चों द्वारा पेड़ उतारने का एक मामला सामने आया है, जिसमें मासूम बच्चे ट्रक से पेड़ उतार रहे हैं। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नर्सरी में बाहर से पेड़ आए थे, उन्हीं पेड़ों को वन विभाग की नर्सरी में उतारा जा रहा था। खेल खेल में बच्चों ने पेड़ उतारना शुरू कर दिया। बच्चों को पेड़ उतारने के लिए विभाग द्वारा नहीं लगाया गया। हमीरपुर जिले के वन विभाग में बाहर से ट्रक में लोड होकर आए पेड़ों को मासूम बच्चे ट्रक से उतारते नजर आए। बच्चों के ट्रक से पेड़ उतारने का वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद पेड़ उतारने के मामले ने तूल पकड़ लिया। बच्चों द्वारा पेड़ उतारे जाने के मामले में विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि पेड़ उतारने के लिए कर्मचारी या लेबर लगाए जाते हैं। बच्चों से कार्य नहीं कराया जा रहा था। काम में लगे लोगों के बच्चे ही खेल खेल में पेड़ उतार रहे थे, जबकि वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि बच्चे पेड़ों को उतारने में लगे हुए हैं और वीडियो बनाए जाने के दौरान बच्चों ने पेड़ उतारने का काम बंद किया। गाजीपुर में उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर स्वामित्व योजना कार्यक्रम में घरौनी वितरण कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। इस कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से वार्ता के दौरान उन्होंने इस योजना की तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की इस योजना से गरीबों और वंचितों को लाभ मिलेगा। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल, PDF वर्ग को लाभ मिलेगा। मैं भी पढ़ा हूँ और अगर पढ़ाई की समस्या नहीं सुनी जा रही है तो वह आकर मुझसे मिल सकते हैं, उनकी समस्या हल करवा दूंगा। वहीं विपक्ष का कुंभ पर लगातार ज्यादा खर्च के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये लोग केवल विरोध करते हैं, उनकी सरकार में भी तो कुंभ लगा था, तो ये लोग ज्यादा बढ़िया जानते होंगे, जो किए थे वही बता रहे हैं। उन्होंने कुंभ में संगम स्नान के बारे में बताया कि पंचायती राज विभाग के साथ आगामी 9 फरवरी को नहाएंगे। अखिलेश यादव के हरिद्वार में गंगा स्नान पर उन्होंने कहा कि उनकी फोटो अच्छी थी। उस फोटो को उन्होंने भी देखा। उन्होंने कहा कि चड्डी पहनकर जब आप भी गंगा जी से स्नान करके निकलेंगे तो आप भी अच्छे दिखेंगे। सहारनपुर थाना के कुतुबुशेर पुलिस टीम और साइबर सेल ने संयुक्त रूप से 7 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सभी अभियुक्त आम जनता से ऑनलाइन साइबर ठगी करने का काम करते थे। पकड़े गए अभियुक्त में अरुण तिवारी, कपिल चौधरी, वरदान सागर, अशोक गर्ग, आशीष विवेक और गौरव निवासी जनपद सहारनपुर शामिल हैं। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से 2 लैपटॉप, 18 मोबाइल, 13 ATM कार्ड, 7 सिम कार्ड, 1 पैन कार्ड, 3 बैंक पासबुक, 4 चेकबुक,
5 एटीएम शामिल हैं। इसके साथ ही 8,000 रुपये नकद भी बरामद किया गया। ये लोग साइबर ठगी करने के बाद पैसों को आपस में बांटते थे। इन लोगों ने सहारनपुर के एक व्यक्ति सनी के खाते से भी ऑनलाइन ठगी कर साइबर क्राइम करने का काम किया था। पकड़े गए सभी अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। हमीरपुर जिले के सिसोलर थाना क्षेत्र के मेला ग्राउंड और मंदिर के निकट गांव के कुछ लोगों द्वारा मजार के निर्माण के बाद हिंदू संगठनों ने आक्रोश दिखाया है। एक सप्ताह पूर्व भी मौदहा नगर में धर्मांतरण कराए जाने को लेकर हिंदू संगठनों में खासा आक्रोश व्याप्त है। अवैध मजार निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी को शिकायत पत्र दिया और मजार को ध्वस्त कराने की मांग की थी, जिस पर अवैध मजार पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त किया गया। बजरंग दल के पूर्व जिला संयोजक आशीष सिंह ने संगठन के दर्जनों युवाओं के साथ उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा था। बताया था कि मौधा तहसील क्षेत्र के भमई गांव में गांव के मुंशी अनुरागी और बक्शा के बउआ यादव सहित अन्य लोगों ने खलिहान और मेला ग्राउंड में हिंदू धर्म की सती माता मंदिर के निकट षड्यंत्र के तहत एक मजार का निर्माण कर दिया है, जिससे ग्रामीणों में खासा आक्रोश है और गांव की शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका है। ग्रामीणों ने तत्काल मजार को ध्वस्त कराने की अपील की, जिस पर कार्रवाई करते हुए मजार को बुलडोजर से हटवाया गया। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र के कंचन पार्क इलाके में एक 3 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई। इस दर्दनाक हादसे में 3 बच्चे और एक महिला की मौत हो गई। परिवार के अन्य सदस्य स्थानीय लोगों की मदद करते हुए नजर आए और फायर विभाग के द्वारा बाहर निकालने पर सुबह करीब 7:06 पर कोतवाली को सूचना मिली और कंचन पार्क इलाके के गली नंबर 4 पर गाजियाबाद में एक मकान में आग लगी है, ऐसी बात कही गई। लोनी साहिबाबाद से 3 फायर टैंकर रवाना किए गए। घटनास्थल पर पहुंचकर देखा गया कि आग तीसरी मंजिल पर पहुंच चुकी है और संकरी गली होने के कारण टैंकर को बाहर खड़ा करके बराबर से मकानों में 6 होस पाइप डाल करके पंपिंग किया गया और उसके बाद किसी तरह आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। लोगों से पता करने पर पता चला कि मकान में कुछ लोग फंसे हैं और उसके बाद तुरंत मकान के अन्य दीवारों को तोड़कर उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की गई। संभल जिले की रजपुरा पुलिस ने बीमा धोखाधड़ी में लिप्त एक अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया है। यह गैंग गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों का बीमा करवाकर बीमा कंपनियों से पैसा हड़पने का काम करता था। इस खुलासे के दौरान पुलिस ने गैंग के सरगना समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान बरामद सामान में से यदि देखा गया तो उनके पास 11 लाख रुपए नगद, एक कार, एटीएम कार्ड और अन्य पहचान पत्र बरामद किए गए। इनसे यह साफ हो गया कि यह गैंग बड़े पैमाने पर फर्जी पहचान और पत्र और दस्तावेजों के जरिए बीमा कंपनियों को चूना लगा रहा था। इन सबूतों के माध्यम से पुलिस अब यह जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इसमें कौन कौन लोग शामिल थे और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। हालांकि इसके बारे में यह सामने बात पता चली कि इनका मुख्य उद्देश्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों की पहचान कर उनका बीमा करवाना और फिर धोखाधड़ी से बीमा की राशि अपने कब्जे में लेना था। आरोपियों ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए कई बीमा कंपनियों को ठगा है। यह गिरोह विभिन्न राज्यों में सक्रिय था और बड़े पैमाने पर यह अपराध करता जा रहा था। पीलीभीत में पंजाब पुलिस और पीलीभीत पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मारे गए खालिस्तानी आतंकवादियों से कई सामान बरामद किया गया है। फॉरेंसिक टीम लखनऊ द्वारा आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ की घटना का रिक्रिएशन किया गया। खालिस्तान जिंदा फोर्स के 3 दुर्दांत अपराधी मारे गए थे। मुठभेड़ में शामिल पुलिसकर्मियों और पुलिस अधीक्षक के साथ रिक्रिएशन किया गया।
दून मेडिकल कॉलेज में नए चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट ने पदभार संभाल लिया। उन्होंने सुबह अस्पताल पहुंचते ही ओपीडी का राउंड लिया और संबंधित विभागाध्यक्षों से विचार विमर्श किया। डॉक्टर बिष्ट अभी चिकित्सा शिक्षा में अपर निदेशक हैं और उन्हें दून मेडिकल कॉलेज की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। नए चिकित्सा अधीक्षक ने ओपीडी, ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी, आईसीयू, साफ सफाई आदि के संबंध में दिशा निर्देश दिए। डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि अब से दून अस्पतालों की इमरजेंसी में आने वाले मरीज का हर हालत में 1 घंटे के अंदर इलाज होगा। आयुष्मान कार्ड को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके लिए आयुष्मान मित्रों को अस्पताल में रोजाना भर्ती होने वाले मरीजों का ब्यौरा देना होगा। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।